पहले जो 2022 में जो हुआ था उसमें 1500 लोग मरे थे और फिर सब ठप हो गया था। अब किस तो आप सुन रहे हैं कि नहीं, 1500 से भी बहुत ज़्यादा लोग की डेथ्स हुई हैं और हज़ारों की तादाद में लोगों को अरेस्ट किया गया है। तो मतलब ये है कि सरकार तो काफ़ी हिली हुई है। प्रोटेस्टर्स में इस टाइम उनके स्लोगन्स क्या हैं? डिक्टेटर शुड गो, क्लर्जी शुड गो। तो पहली बार आप देख रहे हैं कि क्लर्जी के खिलाफ एक उग्रवाद शुरू हो रहा है, जो कि पहले अनथिंकेबल था। पहले भी काफ़ी डेमोन्स्ट्रेशंस हो चुके हैं, 2009 में, 2011 में, फिर 18-19 में, 22 में, फिर 24 में, 23-24 में, और अब ये, पर ये सबसे बड़ा है। नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं गोलमेज का ये पहला अंक साल 2026 में। लेकिन साल 2026 की शुरुआत दुनिया में काफ़ी उथल पुथल से हुई। वेनेजुएला से जिस तरह से राष्ट्रपति मदुरो को निकाल कर अमेरिका ले जाया गया, उसके बाद दुनिया भर में जो हलचल मची, उससे लेकर अब ईरान में जिस तरह का हंगामा मचा हुआ है, वहाँ पर एक इंटरनल क्राइसिस भी है। वहाँ पर पूरे प्रशासन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ एक बगावत, एक विद्रोह देखी जा रही है। उसके बाद वहाँ पर एक बार फिर से अमेरिका का दखल होगा, ऐसा खतरा भी बना हुआ है, ये अंदेशा भी है। और एक बड़ा सवाल है कि कैसे ईरान इसका जवाब देगा अगर ऐसा होता है, और दुनिया के लिए इसके क्या मतलब हैं, भारत के लिए और इस पूरे खित्ते के लिए इसके क्या मतलब हैं। तो मेरे साथ खास मेहमान राजीव सिन्हा यहाँ पे मौजूद हैं। इसके पहले कि हम इसके थोड़े डिटेल्स में जाएं, मैं आपसे छोटे कुछ सवाल, बेसिक बुनियादी सवाल पूछना चाहती हूँ राजीव जी। एक तो ये एक डर बना हुआ है, क्या अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है? देखिए, ऐसा है कि ईरान पर अमेरिकी हमला, मिलिट्री हमला तो मुझे नहीं लगता भी होगा। अमेरिका के पास जो अवेलेबल मिलिट्री रिसोर्सेज हैं, एक तो एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो ग्रुप है वो मिडल ईस्ट में नहीं है, कोई भी अमेरिकी पोत वहाँ पे नहीं है, तो इधर वो एक बहुत बड़ी कमी होगी। उसके अलावा जो मिडल ईस्ट में जो बेसिस हैं वहाँ पे इतना वो नहीं है कि आप एक अटैक कर सकें। तो अमेरिकन बूट्स जो ईरान में होंगे वो नहीं हो, यानी सैनिक नहीं जाएंगे। आप कह रहे हैं कि दूसरे तरीके हो सकते हैं, दूसरे तरीके से अटैक हो सकते हैं। बिल्कुल। तो अभी जो ईरान में सिचुएशन है, इस वक्त जब हम बातचीत कर रहे हैं, वहाँ पे काफ़ी अनरेस्ट है, वहाँ पे मास अरेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ खमेनी सरकार के खिलाफ जो प्रदर्शन है, जिसमें महिलाएं बहुत आगे बढ़कर सामने आई हैं, और इतने अरेस्ट्स हैं वहाँ, हज़ारों शायद, आंकड़े क्या हैं वो कहीं सही सामने नहीं आ रहा है। बिल्कुल। हमने ये भी सुना है कि एक आध कुछ पब्लिक हैंगिंग भी हो सकती है, हैंगिंग, फांसी की सजा। सरकार ने तो कहा है कि जो भी प्रोटेस्टर्स हैं वो टेररिस्ट हैं और जो भी पकड़े जाएंगे उनके साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो आप देखा जाए, ये जो ईरानी सरकार है ये माहिर है सर्वाइवेबिलिटी में, और ये कुछ भी कर सकती है अपनी सर्वाइवेबिलिटी के लिए। तो अगर ये लोग किसी को फांसी भी दे रहे हैं तो दे सकते हैं, उसमें हमें कोई शक नहीं होना चाहिए। जी, तो एक नाम सामने आ रहा था इरफान सुल्तानी का, कि शायद उन्हें हैंग्ड टू डेथ जो कहा जाता है, ऐसा कुछ किया जाएगा। अब वो होता है नहीं होता, लेकिन अगर इस तरह के कड़े कदम उठाए जाते हैं तो अमेरिका की तरफ से, दुनिया भर की तरफ से जो एक प्रतिक्रिया है वो और सख्त होगी। और इस वक्त ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पे अपने एक ऐलान कर दिया है, हेल्प इज ऑन इट्स वे। नाउ द बिग क्वेश्चन इज, ये हेल्प क्या है? बड़ा सवाल है, ये किस तरह का हेल्प? देखिए, अगर इसके इरफान को अगर ये फांसी चढ़ाते हैं तो देयर विल बी अ मेजर प्रोवोकेशन इंटरनेशनली एंड स्पेशली फॉर प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि अगर आप प्रोटेस्टर्स को मारेंगे तो हम तो तैयार हैं आपके पर हमला करने के लिए। पर जहाँ तक कि सवाल है कि किस तरह से होगा और क्या अमेरिका करेगा, तो मुझे लगता है कि जो अमेरिका कर सकता है वो साइबर अटैक्स, साइबर स्पेस में वो कर सकता है। देखिए, ईरान में इंटरनेट आज तक डाउन है, और वहाँ से अगर आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि पिछले 2 दिनों में जो वीडियोस और एक्स अकाउंट्स जो बाहर आ रहे थे, उनके नंबर्स एकदम से गिर गए हैं। तो इसका मकसद मुझे यही समझ में आता है कि जो सरकार है वो कायम है और उसने यानी सरकार सख्त एक्शन ले रही है, वो सख्त एक्शन ले रही है।
पर वहाँ पे देखिए जैसे स्टारलिंक के कनेक्शंस हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि वो एलन मस्क के कह के वहाँ पे स्टारलिंक कनेक्शंस और बढ़ाएंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये एक सीधा सीधा इंटरफेरेंस है और बहुत बड़ा एक सांकेतिक दखल भी है कि अगर आप इंटरनेट बंद करते हैं तो अमेरिका है वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर सकता है और स्टारलिंक एक बड़े पैमाने पे अगर वहाँ पे लोगों को इंटरनेट देता है तो ये भी एक तरह से उस विद्रोह को और हवा देने वाली बात है। बिल्कुल उसको बढ़ावा देगा। और यही एक ये स्टारलिंक का ही नहीं होगा, आप ये भी देखें कि दूसरा तरह के साइबर अटैक्स भी हो सकते हैं, जैसे आपका ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर सप्लाई हो गया, आपके नेशनल ग्रिड्स हो गए, विच कैन क्रिपल द गवर्नमेंट। तो उसमें आप देखेंगे कि और भी ज़्यादा सरकार के ऊपर दबाव बनेगा। और आज के ज़माने में आप देखें जो खमेनी की सरकार है वो एक अंदरूनी दबाव के बीच में और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच में है, जो पहले इतनी बड़े स्तर पे कभी नहीं हुआ है। जो आप देखें जो ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं ये इतने बड़े हैं, इतने लार्ज स्केल पर हैं कि जो सरकार है वो भी थोड़ी हिल गई है। जी, तो एक बात समझने की यहाँ पर राजीव सिन्हा साहब कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं इसके ऊपर भी कई तरह के व्यूज़ हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जाहिर है कि एक डिससैटिस्फैक्शन वहाँ पर था, फॉल्ट लाइंस थे जिसको अमेरिका ने जिसका फ़ायदा उठाया और उस विद्रोह को और बढ़ावा दिया। दूसरा ये कि क्या ये ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट हैं, क्या अपने आप लोग इतने तंग हैं वहाँ के शासन से कि उन्होंने इस बड़े पैमाने पे विद्रोह अब किया है? आपको क्या लगता है? दोनों चीज़ें मिली जुली हैं, लेकिन विद्रोह जो है वो क्या ये मास प्रोटेस्ट, लोगों का प्रोटेस्ट है? मेरे हिसाब से आप देखें तो सबसे बड़ा मुद्दा जो था वो था इकोनॉमी का, इन्फ्लेशन का, फूड प्राइसेस का। जी ठीक है, एक तो वो था। उसके दूसरा मुद्दा जो था बाजारीज। तेहरान की जो बाजारी हैं ये बहुत ही पावरफुल और बहुत ही अहम कम्युनिटी है। और अगर आप नोटिस करें कि ईरान जो है इट इज़ ऑयल रेवेन्यू डिपेंडेंट, इट इज़ इम्पोर्ट डिपेंडेंट, इट इज़ फूड इम्पोर्ट डिपेंडेंट। ठीक है, तो ये बाजारी जो हैं ये पूरे सिस्टम को ऑयल रखते हैं और आपकी जो अवेलेबिलिटी है सबका। बाजारी हैं क्या? बाजारी are the traders in the markets of Tehran and other cities, like Tabriz. Traders of goods. Okay. Local bazaris. They're the bazaar. They are very powerful and very well connected. अब सबसे बड़ा मुद्दा ये है जो बाजार जिसकी वजह से बाजारी भी उतारा है और बहुत अहम है ये मुद्दा कि प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट्स। ओके, जिसमें आप ये देखें कि जो रियल कहते हैं आपकी जो करेंसी थी, जो रियाल बिल्कुल नीचे आ गई है, बहुत गिर गई है, उसका प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग हो रहा था। और प्रेफरेंशियल ट्रेड किसको मिल रहा था? जो सरकार के और जो खामेनी रजीम के जो अहम लोग थे उनको मिल रहा, जैसे उनके अपने लोग और IRGC जी, इन लोगों को प्रेफरेंशियल। और ये बाजारी जो थे उसमें नहीं थे। तो बाजारी ने कहा ये तो हम तो पैसा बना ही नहीं रहे, तो हम कहाँ जाएंगे? तो इकोनॉमी जो और है, एक चीज और वो सबसे बड़ा कारण है। बिल्कुल। और मैं एक चीज और कहूँगा, आप ये भी जब भी ईरान में बदलाव आया है, बाजारीज हैव ऑलवेज बीन विद द फोर्सेस ऑफ चेंज। तो इस बार भी आप कह रहे हैं कि बाजारी जो है वो अमेरिका के साथ होंगे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो अमेरिका के साथ होंगे। मैं कहा बाजारीज आर अगेंस्ट द corrupt governance that is happening, and the unemployment and the food crisis and the inflation. And it is in that context that when the whole thing started and the people came out, the bazaris also joined them, and it's become such a huge thing. और अगर इंटरनेट डाउन है जी, उसका मतलब ये नहीं है कि लोगों को पता नहीं क्या हो रहा है। अब आप देखें हिंदुस्तान में होता है कि हमारे इनफॉर्मल नेटवर्क्स होते हैं ना, कि आज अहमदाबाद में कुछ हुआ, अगले 30 मिनट में आपको बुलंदशहर में आपको खबर मिल जाएगी वहाँ पे ये हुआ है। जी। तो वहाँ पे बाजारियों का जो नेटवर्क है वो ये है, इतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है। तो वहाँ पे आपको इंटरनेट की ऐसी खास ज़रूरत नहीं पड़ती जब इंटरनल डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन आती है। फिर से जो अभी मौजूदा वहाँ पे सरकार है, खामेनी सरकार जो है, उनके खिलाफ क्या बड़ी शिकायतें रही हैं लोगों की?
क्या बड़े कारण हैं इस विद्रोह के। महिलाएं भी काफ़ी आगे आई हैं और हमने देखा है वो चेहरे कि एक तरफ चेहरे से खून गिर रहा है, उसमें से कई कुछ फेक वीडियोस भी थे, दूसरी जगहों के भी थे, लेकिन खमेनी की तस्वीर जलाती हुई औरतें, सिगरेट जलाती हुई औरतें, तो वो भी एक आगे थी, जो दिखाता है कि जिस सख्ती से ये इस्लामिक लॉज वहाँ पे थे वो भी शायद अंदर अंदर लोगों को परेशान कर रहा था। और दूसरे एक इकोनॉमी बहुत बड़ा मुद्दा, तो कई फैक्टर्स हैं इसमें। आपने सही फरमाया, कई फैक्टर्स हैं जिसमें इकोनॉमी सबसे बड़ा फैक्टर है। और अगर आप देखें प्रोटेस्टर्स में इस टाइम उनके स्लोगन्स क्या हैं? डिक्टेटर शुड गो, क्लर्जी शुड गो। तो पहली बार आप देख रहे हैं कि क्लर्जी के खिलाफ एक उग्रवाद शुरू हो रहा है, जो कि पहले अनथिंकेबल था। और ये एक बड़ा बदलाव है और एक महत्वपूर्ण बदलाव है। आई थिंक इसकी वजह से ही आप देखें कि जो आपने देखा कि कई मॉस्क जले हैं, कई कुरान के जलाने की खबरें आई हैं। पर ये क्यों हो रहा है? अगर आप देखें तो इस रजीम में जो क्लर्जी है वो महत्वपूर्ण है। मॉस्क जो है वो सिर्फ एक प्रेयर की जगह नहीं है, इट इज ऑल्सो सीट ऑफ पावर, लोकल सीट ऑफ पावर. That is why the clergy is also being targeted, because they are unhappy with the clergy and the manner in which they are interpreting things and doing things. And they are the ultimate arbiters. तो सब कुछ उनके हाथ में ही है. तो इसलिए तो ये एक ईरान में, अगर हम उसको समझे मोटे तौर पे, एक इंटरनल क्राइसिस है, एक अंदरूनी संकट बहुत बड़ा है, जो कि वहाँ पे जिस तरह का इस्लामिक शासन रहा, जो सख्तियाँ रहीं, जिस तरह करप्शन है, जो इकोनॉमी है, करेंसी गिर रही है, इन तमाम चीज़ों से एक उथल पुथल पहले से थी, एक अनरेस्ट, जिसको इस वक्त हवा मिली है और अमेरिका वहाँ पे है जो इस चीज़ को और इस्तेमाल करके आगे बढ़ाने के आरोप ये है ईरान की तरफ से कि अमेरिका रिजीम चेंज चाहता है। आपको क्या लगता है, कितनी पॉसिबिलिटी है, क्या ये मुमकिन है कि वहाँ रिजीम चेंज हो जाए और वो मॉनर्क की वापस आए, रजा पहलवी की, क्योंकि वो अमेरिका में बैठे हैं और अमेरिका को उनका समर्थन है और बहुत सालों के बाद उनको सुना गया है हर तरफ। जी, जहाँ तक आपका कहना है बिल्कुल सही है कि जो आप कह रही हैं कि जो फैक्टर्स आपके जो हैं वो सही हैं, और आपने कहा कि अमेरिका का क्या रोल है। देखिए, ये एक अंदरूनी मामला है, ठीक है, और इसको हवा पहले भी काफ़ी डेमोन्स्ट्रेशंस हो चुके हैं, 2009 में, 2011 में, फिर 18, 19 में, 22 में, फिर 24 में, 23, 24 में, और अब ये, पर ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। आपने, जैसे मैंने आपको पहले कहा, पहले क्लर्जी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं, कोई चैंटिंग नहीं थी, स्लोगन अगेंस्ट क्लर्जी स्लोगन्स नहीं थे, अब वो हैं। तो इसको सरकार ये इतना एकदम से बढ़ गया कि अब आप देखें कि पहले जो 2022 में जो हुआ था उसमें 1500 लोग मरे थे और फिर सब ठप हो गया था। अब किस तो आप सुन रहे हैं कि नहीं, 1500 से भी बहुत ज़्यादा लोग की डेथ्स हुई हैं और हज़ारों की तादाद में लोगों को अरेस्ट किया गया है। तो मतलब ये है कि सरकार तो काफ़ी हिली हुई है, उसमें कोई शक नहीं है। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि रज़ा पहलवी का आना, देखिए ऐसा है, शाह के रजीम में भी काफ़ी ज़्यादतियाँ हुई हैं लोगों से, उसको लोगों को याद है, खिलाफ भी विद्रोह हुआ था, और तभी 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ। आप कहना सही है, पर अब की से आप देखें, अभी आज के ज़माने में आज भी जो ये मूवमेंट है वो रडरलेस है, वो हेडलेस है और लीडरलेस है। और आपने अभी चर्चा की रज़ा पहलवी की। रज़ा पहलवी जो है, फॉर द फर्स्ट टाइम उसने कुछ कहा और लोगों ने उसकी बात सुनी, उसने कहा आप सड़क पे आइए, लोग आए, ओके, ये बहुत एक नोटेबल बात है। पर आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि ईरान में लोग ये भी कह रहे हैं कि हमें पता है कि इस बंदे में कुछ खास दम नहीं है, पर ये एक ब्रांड है जो रिकग्नाइज्ड है, एटलीस्ट किसी को लेके आगे बढ़े तो वो चेहरा बन सकते हैं। तो चेहरा बन गया, पर मतलब ये नहीं कि वो वापस आएगा या डेमोक्रेसी वापस आएगी, इसका मतलब वो नहीं। अभी तो इतना, इसका मतलब वो नहीं है, अभी नहीं है। अब ईरान की तरफ से ये भी कहा गया है कि अगर अमेरिका दखल देगा तो ईरान उसका जवाब देगा, और ईरान उसके लिए, अमेरिका उसके लिए तैयार रहे। ये भी कि ये ईरान का अंदरूनी मामला है जो कि कुछ हद तक है, तो अमेरिका का यहाँ क्या काम, एक सवाल ये भी उठता है, क्यों? देखिए, अमेरिका तो चाहता है कि रेजिम चेंज हो, और जो ये मुल्ला जो कर रहे हैं वो ना हो, और ईरान, आपको एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, हिस्टोरिकली ईरान हैज़ बीन द मोस्ट सेक्युलर नेशन इन द मिडल ईस्ट,
the most secular And nation. most developed. And yes, in the times of Shah, it did develop, but again, there were discrepancies. There's no doubt about that, and that's why the movement happened against him also. But yes, when the Shah was in power, the economy grew and grew well, and the economic benefits did percolate down. There's no doubt about that. तो उसको ध्यान में रखते हुए जो है कि अमेरिका जो चाहता है वो कि भाई ये सरकार बदले, और पर अमेरिका जो है जो उसने वेनेजुएला में किया वो शायद यहाँ पे ना हो इमीडिएटली, शायद ना हो, बिकॉज अमेरिका जो है सैनिक ग्राउंड पे नहीं कमिट करेगा अभी, वो तो नहीं होगा, वो दूसरी तरह से देगा। अनलेस कि वो ये सोच ले कि जैसे वेनेजुएला में जाके उनके सैनिक 30 मिनट की ऑपरेशन में मडूरो को निकाल के ले आए थे, तो क्या वो खमेनी के साथ वो कर सकते हैं? पर आप देखिए जब शाह की सरकार गिरी थी और अमेरिका ने अपने एम्बेसी से लोग निकालने की कोशिश करी थी, क्या हुआ था? बिल्कुल डिजास्टर था वो। तो आई थिंक वो हिस्ट्री भी उनको याद रहेगी, तो शायद वो सोचेंगे कि क्या करे क्या ना करे, तो उसको भी ध्यान में रखना चाहिए हम लोगों को। और ईरान अगर पलटवार करता है, अगर अमेरिका की तरफ से कोई हस्तक्षेप होता है, तो आपको क्या लगता है ईरान के पास क्या विकल्प हैं? ईरान के पास क्या विकल्प है? ईरान ने भाई सीधे कहा है, एक तो आप देखिए वो हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद कर सकता है, जिससे कि ग्लोबल ऑयल सप्लाई ठप होगी, ऑयल प्राइसेस ऊपर जाएंगे, ग्लोबल इन्फ्लेशन बढ़ेगा, फूड क्राइसिस होगी, एनर्जी क्राइसिस होगी, इकोनॉमिकली विल बी अ डाउन टर्न ग्लोबली। एक तो वो हो सकता है। दूसरा, ईरान ने साफ कहा है कि हम जो हैं आपके जितने बेसिस हैं मिडल में ईस्ट में, उस पर हमला वो करेंगे, हमारे टारगेट हैं, उसमें हम हमला कर सकते हैं। दूसरा, हम इजराइल को भी टारगेट कर सकते हैं, उन्होंने साफ कहा है। पर अगर आप देखें, आपने ये भी सुना होगा कि ईरान ने कहा है कि हम बातचीत करना चाहते हैं, पर वो क्लियर नहीं कि बातचीत किस बारे में। न्यूक्लियर डील तो ख़त्म हो गई है, उस पर तो कोई बात हो ही नहीं सकती। पर हाँ, ये भी सुनने में आया है कि आरागची और स्टीव विटकॉफ के बीच बैक चैनल्स अभी भी एक्टिव हैं, तो वो किस बारे में बात करेंगे? तो बात तो यही होगी ना। अब जैसे सुनने में आया है कि अभी आपने पढ़ा होगा कि वो क्या सुनने में आया कि अमेरिकी प्रेशर के उस पर ईरान जो है वो ब्रिक्स से पीछे हट रहा है। वो कहते हैं जो उनका जो नेवी एक्सरसाइज हो रही साउथ में, उससे अपना शायद जहाज़ वापस बुलाया, पर जहाज़ वापस बुलाया नहीं है ना। तो प्रेशर तो हर एक तरह से पड़ रहा है कि वो जहाज वापस बुलाए। साउथ अफ्रीका पे दबाव है कि वो ईरान को शामिल ना करे। ईरान की जहाज वहां पहले से थी, ईरान अभी भी वापस बुला नहीं रहा है उसको, लेकिन अमेरिका का दबाव है। तो इससे ये सवाल है कि ब्रिक्स हो गया जैसे एक प्लेटफॉर्म, या ये पूरा जो क्षेत्र है उस पर इसका क्या असर आप देखते हैं? किस तरह से असर डालेगा ये कॉन्फ्लिक्ट अगर ईरान और अमेरिका के बीच में नए तौर पे शुरू हो जाता है? तो देखिए, अगर ब्रिक्स पे तो असर पड़ेगा, बिकॉज अमेरिका इज नॉट वेरी fond, I use the word fond, of BRICS. Definitely not. It sees it as a challenge because China's there, Russia's there, South Africa's there, India's there. Right? Brazil is there. तो ये सब वहाँ पे हैं, और these are all growing major economies. ऐसा नहीं है कि वो थर्ड वर्ल्ड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं। तो वो चैलेंज तो है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, उसमें कोई शक नहीं है। और अब आप ये भी देखें कि चाइना और रशिया आर सपोज टू बी अलाइड विद ईरान। अब देखिए वो क्या क्या होता है। अभी तक आप देखें चाइना भी चुप है, रशिया भी चुप है, उन्होंने कुछ ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करी है, ना उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिए हैं। तो अभी देखना पड़ेगा कि क्या होता है आगे, कैसे बात बढ़ती है, और उसी मुताबिक जैसे बात बढ़ती है उसी मुताबिक आप देखें कि ब्रिक्स पे भी असर पड़ेगा। उसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। क्या ये गुंजाइश है जब बातचीत की बात होती है कि ईरान में अंदर ही जो रिजीम है वो लोगों से बात करे, वो प्रोटेस्टर्स से बात करे और अपना एक सोल्यूशन ढूंढे वहाँ पे? देखिए, अगर आपने सुना होगा, आई थिंक संडे को प्रेसिडेंट पेजेश्कियान ने कहा था कि हम जो हैं टेररिस्ट से बात नहीं करेंगे, जो बाकी लोग हैं उनसे बात करेंगे, उनसे बात करेंगे। ये भी कहा था कि हमसे गलती हुई है, पेजेश्कियान ने ये भी कहा था हमसे गलतियां हुई हैं, उनको हम सुधारेंगे और इकोनॉमिकली आगे बढ़े। तो ये जो है, आई थिंक दिस इज नथिंग बट अ टैक्टिक of buying time. The president wants to ensure that the Bazaris do not desert them. The moment the Bazaris desert them, you will find that the entire thing will grow even bigger and the regime will have a challenge. And अगर आप ये भी देखें, अभी तक ऐसी खास कोई रिपोर्ट्स नहीं आई हैं जिससे लगता है कि IRGC या बसीज जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनको अनलीश किया गया है अगेंस्ट प्रोटेस्टर्स। वो अभी ऐसी कोई नहीं आई है। तो अभी भी
सरकार है उसने बहुत हेवी हैंड से डील किया है, पर जो हथौड़ा है वो अभी नहीं मारा है। IRGC का बसीज का हथौड़ा अभी भी है, एंड दीज ऑल लॉयलिस्ट्स ऑफ द रजीम। और IRGC के इतना डीप इंट्रेंचमेंट है ईरान में, पॉलिटी में, पावर प्ले में, इकोनॉमी में, कि इट्स अनबिलीवेबल। दे आर इनटू एवरीथिंग फ्रॉम लॉजिस्टिक्स टू ट्रांसपोर्ट। अगर आप देखे जाएं, तेहरान की जो मेट्रो है वो भी IRGC से बनवाई है, और उससे वो प्रॉफिट लेते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना डीपली इंट्रेंच्ड है। तो वो लोग जो हैं वो अपने इस पार को तो छोड़ेंगे नहीं आसानी से, स्टेक्स इतने डीप हैं। तो होगा क्या, तो आप देखें तो शायद ये हो सकता है कि अगर बात इतनी बिगड़ जाए तो ये तो सब क्लर्जी के खिलाफ आ रहा है। आप देख, क्लर्जी शुड गो, क्लर्जी। तो IRGC and Basij could actually jettison the clergy and bring in a semi-military form of government, exactly, to ensure the survivability of their interests and the regime in a certain fashion. ठीक है, तो ये एक बार फिर से समझा दें कि IRGC का दखल बहुत नहीं हुआ है अभी तक। अगर IRGC अपनी ताकत इस्तेमाल करती है, और बसीज भी, जो प्रोविंशियल लेवल पर है, जी, and they all sympathizers of the regime. तो एक विकल्प ये हो सकता है कि कोई एक सेमी मिलिट्री है ना, इस तरह का शासन वहां पर लाया जाए, अगर ये खमेनी की सरकार हटती है, क्योंकि इसके खिलाफ बहुत विरोध प्रदर्शन है और शायद इन्हें जाना पड़े। और उससे ही जुड़ा सवाल ये है कि इन सब हालात में अमेरिका का दखल यहाँ पर मुश्किल होगा ईरान में। आपको लगता है जिस तरह से आपने IRGC की भी बात की, बसीज की बात की, जितना वो रिजीम के साथ हैं और जितनी उनकी पहुंच है और मजबूत जड़ें हैं उनकी, वैसे में अमेरिका के लिए मिलिट्री एक्शन तो आप कह रहे हैं कि इतना पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है। लेकिन जो दूसरे नॉन काइनेटिक एक्शंस होते हैं, जैसे कि शायद प्रोटेस्टर्स को और बल देना, इंटरनेट के जरिए मदद करना, साइबर financial assistant, then intelligence assistance, so operational support, प्लानिंग सपोर्ट, ये सब हो सकता है बिल्कुल। और एंड मे बी प्रॉप अप अ लीडर जो कि एक फेस बन सके। बिकॉज रजा पहलवी को अगर देखें तो रजा पहलवी को तो प्रेसिडेंट ट्रम्प भी नहीं मिले हैं अभी तक। बिल्कुल, उन्हें भी कहा है हाँ देखते हैं, सोचते हैं। तो उन्होंने कहा प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए एक आखिरी सवाल कि 2026 में हमने देखा वेनेजुएला में क्या हुआ, मडूरो को उठा के यहाँ पर ले आया गया। अभी वेनेजुएला की क्राइसिस थमी नहीं है। ये ज़रूर है कि अमेरिका वहाँ पहुँच गया, अमेरिका तेल बेचने लग गया है और कहा है कि हम ही रहेंगे यहाँ पर जब तक कि हमें नहीं लगता कि कोई और आ जाए। अब उसके बाद ये ईरान की तरफ एक फ्रंट जो है वो खुल चुका है। 2 जंगें पहले से चल रही हैं जहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रम्प कुछ कर नहीं पाए, रशिया यूक्रेन में, इजराइल गाजा में। लेकिन एक डर बना हुआ है कि अब आगे क्या, ग्रीनलैंड, कनाडा, यहाँ पे भी डर बना हुआ है। प्रेसिडेंट ट्रम्प जो कह रहे हैं आजकल ट्रूथ सोशल पे, वो कर डाल रहे हैं। तो एक नए मूड में है 2026 में ट्रम्प। प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है, आई थिंक उनको ये समझ में आ गया है कि जो मेरी जो ताकत है वो बेतहाशा है और उसका कोई अंत नहीं है, और मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। और अमेरिका का जो हिटिंग पावर है, पनिशिंग पावर है, वो कायम है। सब कहते हैं कि ठीक है अमेरिका डाउनस्लाइड कर रहा है, कमी है इसमें, पर आज की तारीख में आप देखें अमेरिका इज़ प्रीएमिनेंट इन टेक, इन इकोनॉमी, इन मिलिट्री पावर एंड डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस। These are the 4 things that count in geopolitics. And no one can challenge America on these, neither China nor Russia or anybody else. तो अमेरिका का वर्चस्व वहाँ पर बना हुआ है, उसका फायदा ट्रम्प उठा रहे हैं। तो ईरान में एक और जंग का अखाड़ा खुलता नजर आ रहा है, जिसका असर भारत और आसपास के क्षेत्र पे भी पड़ेगा। भारत के रिश्ते ईरान के साथ अच्छे रहे हैं हमेशा, चाहे यहाँ पे अभी खमेनी की सरकार उसमें ओके ठीक है, आपका मैं फिर मेरा भारत के जो हित हैं, जिस तरह का कल्चरल कनेक्ट है, या फिर जो बंदरगाह वहाँ पे भारत बना रहा है, या ईरान से तेल लेने में जो हमारी लिंक्स, बिजनेस कनेक्शंस रहे, उन सब चीज़ों पे अगर यहाँ अमेरिका का दखल पड़ता है तो भारत के लिए वो बहुत अच्छी बात नहीं होगी। जी सही कहा आपने। देखिए ऐसा है, आज की तारीख में ईरान में जिसके पास स्टेइंग पावर होगी वो सर्वाइव करेगा, चाहे वो प्रोटेस्टर्स हों या खमेनी हो। और क्या सरकार कल बदलेगी या परसों बदलेगी या अगले हफ्ते या अगले महीने या अगले साल, ये कहना बहुत ही मुश्किल है। और सरकार, इस रजीम के पास अभी भी
ताकत है, उसमें कोई शक नहीं है। और ये रजीम जो है हैज सर्वाइव्ड over all these years, despite various movements that have taken place. So वहाँ पे तो ये है। And मुझे नहीं लगता ख़ामेनी, who's already 86 or 87 years of age, वो कहेगा ठीक है अब मैं जा रहा हूँ। वो तो मुझे नहीं लगता। I think इनका है कि I rather die a martyr than give up power. तो I don't see Khamenei kind of actually leaving, walking out into the sunset and going to Russia, as some say, into exile, like Assad. I don't see that happening. वो मुझे नहीं लगता कि होगा। और जहाँ तक आपने भारत और ईरान की बात कही है, तो भारत ईरान के जो रिश्ते हैं ये really they have been testy at best. They're not a very smooth relationship. अगर आप देखा जाए in the 65 war and 71 war, Iran was against us. It was not with us. It stood with Pakistan. ऐसी बात नहीं है। पर हाँ, हमारा एक ऐतिहासिक, कल्चरल, लिंग्विस्टिक एक लिंक रहा है। और हमारे देश में पर्शियन बोली जाती थी। मुगलों के ज़माने में पर्शियन वाज द कोर्ट लैंग्वेज, और अभी भी लोग पर्शियन बोलते हैं और करते हैं। तो आप उसको देखा जाए तो जी, अगर ईरान में सरकार बदली और या इनका ईरान में युद्ध छिड़ा, तो उसका इम्पैक्ट हम पे ज़रूर पड़ेगा। पहले अगर हम लोग ईरान से तेल नहीं खरीद पाएंगे, अगर ईरान ने, जैसे मैंने पहले कहा, हॉर्मुज़ स्ट्रेट को बंद किया, तो एनर्जी क्राइसिस पक्का होगी। आपकी ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे, वो आपकी इकोनॉमी में इम्पैक्ट करेंगे, वो आपके फूड इन्फ्लेशन में इफेक्ट करेंगे। ठीक है, और ये जो है पूरे ग्लोबली इसका इम्पैक्ट होगा। दूसरा, हमारा कनेक्टिविटी, चाबहार पोर्ट which connects us to Afghanistan, Central Asia and the international North-South trade corridor, उसमें भी हमारा अहम इंटरेस्ट है। वहाँ भी हम लोग फिर वहाँ भी हमारा जो रोल है वो सहम जाएगा। तो यस, हमारा तो इफेक्ट काफ़ी इम्पैक्ट होगा, उसमें कोई शक नहीं। फिर आप अगर देखें, अगर युद्ध छिड़ा तो ऑयल इंश्योरेंस, दोज प्रीमियम्स विल गो अप whether you like it or not, तो कॉस्ट तो बढ़ेगी और इम्पैक्ट हम पे ज़रूर होगा, ऐसी बात नहीं है। पर मेरा कहना ये है कि अगर हम मानते हैं कि ये ईरान का अंदरूनी मामला है, तो ठीक है, उसको अंदरूनी मामला है, और जो भी आए सरकार बनाए, वो लोगों की पसंद होगी, उसको हमें सराहना चाहिए। और हमें रजीम न्यूट्रलिटी की को मद्देनजर रखते हुए हमें अपने रिश्ते आगे बढ़ाना चाहिए। भारत तो अपनी तरफ से ये करेगा कि जो भी आए, जो लोगों की पसंद है, आप उसके साथ रिश्ते बनाएं, जैसे भारत ने दूसरे देशों के साथ भी किया। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या अमेरिका इसके लिए तैयार है? क्योंकि अगर अंदरूनी मामला है तो बिना अमेरिकी दखल के लोगों के विद्रोह से वहाँ पे क्या सरकार बदल रही है और लोगों की पसंद की सरकार वहाँ पर आती है, ये देखना होगा कि अमेरिका किस हद तक दखल देता है। ये जो अंदरूनी जो मामला है, उसका जो इम्पैक्ट होगा, वो जो है, अब वो चाहे वो डेमोक्रेसी, क्या वो आ सकती है इमीडिएटली? नहीं, वो नहीं लगता। क्या एक मिली जुली मिलिटराइज्ड रजीम आएगी? शायद वो हो सकता है। वो कब होगा ये भी कहना बहुत मुश्किल है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमें इंडिया विल हैव टू डू अ फाइन टाइट रोप वॉक डिप्लोमैटिकली, balancing interests in the region and also keeping in mind ये भी मद्देनजर रखते हुए कि चाइना और ईरान, जिसके साथ हमारे इम्पोर्टेंट रिश्ते हैं, वो क्या कर रहे हैं वहाँ पर, और उनके एक्शन का हमारे पर क्या असर होगा, वो उसको भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा ताकि हम आगे बढ़ सकें, और हमारे जो इंटरेस्ट हैं वो अंडरमाइन ना हो किसी भी तरीके से। तो उथल पुथल का दौर है अभी, और वहाँ पे सरकार, जैसा आपने कहा कि ऐसा नहीं कि जो वेनेजुएला में हो गया रातों रात वो हो जाएगा, वक्त लगेगा ईरान में, और ईरान की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा प्रतिक्रिया हो रही है। वो जो मौजूदा यहाँ पे रजीम है, जो सरकार है, वो अपने आप को वहाँ पर काबिज रखना चाहती है, हर हाल में इस विद्रोह को दबाना चाहती है। तो अब किस तरह से अमेरिका वहाँ दखल दे पाएगा और कितना दखल दे पाएगा, और ईरान का जवाब क्या होगा, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।